नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपका ज्योग्राफी का पेपर है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो आपका 20 मार्च 2023 को आपका जो भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, डिट्टो इसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और साथ में मैंने 2 पेपर और अपलोड कर रखे हैं। उन दोनों पेपरों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो दोनों पेपर भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो देखो, यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको के लिए क्वेश्चन ही बोलूंगा, यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर भी मैं बताते हुए चलूंगा। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनका इतना सिंपली आंसर मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको दोबारा पेपर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही आप किसी नोटबुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहीं से सीख जाओगे। जो भी आंसर है आपको यहीं से याद हो जाएगा। आप डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको जो याद है, जो मैं बताऊंगा, वो ही आपको डिट्टो लिख लेना है, और ये आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी आसानी से मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बिना देरी करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कौन है? आप सभी को पता है कि कार्ल रीटर है। कौन है? कार्ल रीटर। 7 अगस्त 1779 ईस्वी में 28 सितंबर 1859 ईस्वी तक विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और साथ में ये आधुनिक जो भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक भी माने जाते हैं, यानी कि भूगोल के जनक भी माने जाते हैं। क्या नाम है उनका? कार्ल रीटर। कार्ल रीटर, ठीक है, याद हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बुशमैन जनजाति। देखो, आप मेरे साथ बने रहना, आपको इतने सरल सरल आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, इतने पेपर आपको मैं बता दूंगा कि आपको दोबारा से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी 70 से 80% वैसे ही बन जाओगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 पेपर हल करा दूंगा, तो क्वेश्चन उनसे बाहर जाएगा ही नहीं। ओनली अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो वो ओनली उनको बदल के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुशमैन जनजाति की किन्हीं 2 प्रमुख औजारों के नाम लिखिए। अब इनके जो औजार है उनके आपको एक तरीके से नाम है वो आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो बुशमैन जनजाति है, उनके जो औजार है उनके आपको यहाँ पर एक तरीके से मतलब कि टिप्पणी करके बता देता हूँ आप सभी को। देखो, बुशमैन अथवा सान लोग ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल है और आसपास के इलाकों में निवास में करने वाली एक बेहद प्राचीन व प्रमुख जनजाति है। कहाँ पर पाई जाती है ये अफ्रीका और कालाहारी मरुस्थल रहते हैं ना, उनमें वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और जनजाति के नहीं 2 प्रमुख औजारों के नाम। औजार इनमें काफ़ी हो सकते हैं। देखो, इनमें जैसे बोत्सवाना हो गया, नाम भी विशेष निवास क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका हो गया, अंगोला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। ये इनकी चीजें हैं। और साथ में यहाँ पर पूछ रहे औजार। औजार के बारे में आप सभी को बताना है। देखो, बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। औजार क्या रहते हैं, औजारों के बारे में आपको खुद को बताना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है। बार बार यहाँ पर मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। इनका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे कि आप सभी को भी पता लग जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। बाकी इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। क्या हो सकते हैं वो 2 कारक? आपके अनुसार क्या हो सकते हैं? साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं आपके अनुसार, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखो, साक्षरता को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक है वह जैसे गरीब लोग गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं, ठीक है। एक तो ये दिक्कत है, क्योंकि गरीबों के पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं। वो शुरू से ही जैसे काफ़ी आप देखते होंगे, आप उस सिग्नल पे या काफ़ी जगह मंदिरों के बाहर में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो असमर्थ रहते हैं, अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से कारण हो सकता है, बहुत ही बड़ा कारण है मेरी नज़र में, तो बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि बेटी और बेटे में भेदभाव सोचते हैं कि बेटों को पढ़ा लिया जाए और बेटी को ना पढ़ाया जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि अवसरों की कमी, जहाँ तक दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अवसरों की कमी की वजह से भी लोग पढ़ाई से कतराते हैं, यानी कि वहाँ पर अवसर नहीं दिए जाते हैं। देखो, कुछ ऐसे इलाके रहते हैं जहाँ पर एक तरीके से जो नौकरी है वो दी नहीं जाती है, ठीक है। जैसे बिहार मान सकते हो, क्योंकि बिहारी है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक देखने को मिल जाएंगे। अभी जैसे कुछ दिनों पहले की घटना है कि वहाँ पर बिहारियों को मारा गया है तमिलनाडु में, क्योंकि वो कम वेतन पर भी वहाँ पर काम करते हैं। तो उसका
प्रभाव यहीं से उठता है, साक्षरता दर से उठता है। ठीक है, तो ये आप 12th के स्टूडेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये याद रहे अच्छी तरीके से। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार कुल कितने देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई थी? कितने की गई थी? देखो, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के 189 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 13 के अनुसार कुल कितने देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई थी? 189 देशों की। कितने देशों की? 189 की। और साथ में भारत कितने नंबर पर था? वो था 131वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव अधिवास की परिभाषा लिखिए। क्या हो सकता है? ब्लास के अनुसार देखो, मानव एक तरीके से अधिवास है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? आप सभी को ये चीज़ पता भी होनी चाहिए। देखो, पोल विडास डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परीक्षा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ठीक है, याद हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, पल्ली अधिवास क्या है? क्या है आपके अनुसार पल्ली अधिवास किसे कहते हैं? देखो, चलिए मैं बता देता हूँ पल्ली अधिवास के बारे में। इसका क्या आंसर हो सकता है? देखो, कदोरा पूछेगा सवाल है, पल्ली अधिवास किसे कहता है को बता दे। देखो, पल्ली एक लघु अधिवास या बस्ती, अधिवास को एक तरीके से बस्ती बोल सकते हैं, जैसे झोपड़पट्टी या बस्ती होती है। तो बस्ती जिसमें समानता बहुत थोड़े गिरी होते हैं और जो ग्राम से छोटा होता है, इसे अधिवास का लघुतम रूप माना जाता है। भारत में मुक्त ग्राम के संबंध लघु निवासी कार्य को पल्ली कहते हैं। लघु निवासी कार्य को क्या कहते हैं? पल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद रखना। बहुत ही 100% इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, याद रखना। 7वें नंबर क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपके अनुसार? देखो, स्थानांतरित जो कृषि है या उसको झूम कृषि भी कहते हैं, कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि होती है उसे झूम कृषि या उससे एक तरीके से स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? देखो, इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ आप सभी छात्रों को कि मिल्पा कहा जाता है। देखो, मध्य अमेरिका में जो झूम खेती है, इसको क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पोषणीय विकास किसे कहते हैं? ये देखो, ये आपका 8वें नंबर का था कि इसके अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है। देखो, पोषणीय विकास से सतत पोषणीय विकास, देखो, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, ये होता है पोषणीय विकास। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? किस कार्य के लिए किया जाता है? देखो, मैं बता देता हूँ। देखो, इसका उपयोग एल्यूमिनियम की पन्नियाँ, यहाँ पर 2 पूछ रहे हैं, मैं आपको 4-5 बता देता हूँ। एल्यूमिनियम की पन्नियाँ, दूसरा सिगरेट, चाय, चॉकलेट लपेटने में, सेकंड है AL चूर्ण फ्लैश लाइट बल्बों में प्रयुक्त होता है, थर्ड है CRMN व W में आदि धातु में निष्कर्षण में और विद्युत तार बनाने में, बर्तन बनाने में, काफ़ी चीज़ों में होता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई क्या है? क्या है? देखो, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है, इसकी लंबाई कितनी है? 1730 मीटर। कितनी है? 1730 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को आधुनिक कारखाने की स्थापना कब व कहाँ की गई? कब की गई थी जमशेदजी के द्वारा? देखो, जमशेदजी एक तरीके से इनका 3 मार्च 1839 से जन्म हुआ था और 19 मई 1904 में ये मर गए थे। भारत के महान उद्योगपति थे तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। अब देखो, यहाँ पर पूछ रहा है टिस्को आधुनिक कारखाने की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अब चलिए मैं बता देता हूँ आपको
कि जो आधुनिक कारखाना था उसकी कहाँ पर हुई थी। अब देखो इसका आंसर आपको खुद को ढूंढना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिनके आंसर आपको खुद को ढूंढने होंगे। बात करते हैं यहाँ पर 12वें नंबर क्वेश्चन की, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वें नंबर क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि काल है कितना है आपके अनुसार? 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि काल कितना है? देखो इसका अवधि काल 2022 से लेकर 2017 तक है। योजना आयोग ने 2012 से 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2012 से 2017 तक। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो खनिजों का जो अजायब घर कहा जाता है वो कहा जाता है राजस्थान को। किसको कहा जाता है? राजस्थान को। अब 52 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट है, बुशमैन जनजाति का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको बुशमैन के बारे में बता देता हूँ। बुशमैन अथवा सान लोग अफ्रीका के कालहारी मरुस्थल, ये मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, ठीक है। मरुस्थल में पाए जाते हैं। आसपास के इलाकों में निवास करने वाली एक बेहद प्राचीन व प्रमुख जनजाति है, ठीक है। जैसे विशेष निवास क्षेत्र इनके है बोत्सवाना, नाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और जिम्बाब्वे, ठीक है। ये है इनके। और भाषाएं जैसे खोई हो गई, काफ़ी है। धर्म हो गया सान धर्म और संबंधित जनजाति समूह खाई खोई और कजोसा और बेस्टर और गिकरवा, ठीक है। निवास स्थान भी आपको मैंने बता दिया है इनके बारे में। जैसे निवास क्षेत्र क्या होते हैं, निवास क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। दक्षिणी अफ्रीका हो गई, जिम्बाब्वे हो गया, अंगोला हो गया। समाज व संस्कृति मैंने बता दी कि इनका धर्म सान धर्म होता है, ठीक है। और सजातीय समूह जैसे खाई खोई हो गया, कजोसा हो गया, बेस्टर हो गया, गिकरवा हो गया। याद रखना इन चीज़ों का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तारा प्रतिरूप व अरीय प्रतिरूप का रेखा चित्र आपको बनाना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद कर लेना। 16 नंबर का क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण व व्यापारिक पशुचारण में कोई 2 अंतर लिखिए। चलवासी पशु और देखो व्यापारिक पशुपालन। देखो चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। चलवासी पशुपालन में चारा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। इसमें पशुओं के प्रजनन तथा नस्ल सुधार के प्रयास किए जाते हैं। चलवासी पशुधारण में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच तथा उपचार की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। चलवासी में नहीं होती है। और जो ये रहता है व्यापारिक पशुपालन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइन कौन कौन सी हो सकती है? देखो विश्व की काफ़ी प्रमुख जो पाइपलाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पाइपलाइन यहाँ पर पूछा गया है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइन की 4 प्रमुख पाइपलाइन, इसका आंसर आप एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसका आंसर आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, आपको मिल जाएगा। इसका आंसर मिल जाएगा, खुद से एक बार ट्राई करना। सबसे लंबी पाइपलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में थार रेगिस्तान में निकलने वाले बाड़मेर का इलाका दुनिया की सबसे बड़ी एक तरीके से पाइपलाइन है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले किन्हीं 2 लाभों की व्याख्या कीजिए। अब देखो इससे क्या होता है, देखो इसी कारण से प्रत्येक देश के लिए उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक लाभप्रद रहता है जिनका वह अधिक कुशलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं, तथा शेष वस्तुओं को वह व्यापार के माध्यम से उन देशों से ले सकते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर करते हैं, ठीक है। इसलिए इनका एक तरीके से लाभ होता है, ये लाभ होता है, बहुत ही अच्छा लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19वें नंबर का। भारत में जल प्रदूषण बचाव हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। क्या सुझाव हो सकते हैं? भारत में जल प्रदूषण का
जानकारी की ही बचाव के लिए मैं बताऊं, देखो एक तो सभी जीवित प्राणियों के जीवन का आधार है। आधुनिक मानवता सभ्यता के विकास के साथ जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। औद्योगिकरण व शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण गाँवों के आसपास तेजी से विभिन्न उद्योगों की स्थापना के साथ ही वे कस्बों एवं शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। देखो मैं मेरे अनुसार बताऊं ना, जल प्रदूषण बचाव के कोई कारण, एक तो जो फैक्ट्री वगैरह है ना, इनका जो गंदा पानी आता है ना, इसको एक गंदी जगह पर भेजना चाहिए, इसको नदी नाले में नहीं मिलाना चाहिए। नदी में मिलते ही ये पानी पूरा दूषित हो जाता है, ठीक है, छान कर इसका यूज करना चाहिए। दूसरा, जल प्रदूषण बचाव हेतु कोई चार बचाए। और जल का प्रदूषण एक मृत पशु से होता है। क्या होता है, काफी लोग मृत पशुओं को जल में डाल देते हैं, तो वहां पर जल का प्रदूषण ही हो रहा है। तो मृत पशुओं को एक अच्छी जगह से या तो मिट्टी खोद कर उनको दबा देना चाहिए। जल प्रदूषण का यही एक अच्छा उपाय है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि हमें जल में जो पानी, कूड़ा करकट है वो कभी भी नहीं डालना चाहिए। इनको भी एक निश्चित जगह पर इनको डालना चाहिए, जहां पर कूड़ादान हो वहां पर डालना चाहिए, जल में नहीं डालना चाहिए। ये भी जल प्रदूषण का बचाव का ही कारण है, ठीक है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात आपको पता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वालों की संख्या लिंगानुपात एक तरीके से होता है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। परंपरागत व गैर परंपरागत संसाधन में क्या अंतर होता है आपको पता होगा। देखो ये क्वेश्चन पता नहीं है तो आपको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। परंपरागत व गैर परंपरागत संसाधन में क्या अंतर है। अब यहाँ पर देखो 2 पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको 5-7 ही बता सकते हो। देखो समय से करता चला आ रहा है। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में करने लगा है, इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा वे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और वे नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों को आपको अंकित करना है, ठीक है। इनका याद रखना, आपको अपनी नोटबुक से मिल जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। 23वें नंबर का है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को आपको बताना है, ये भी आपको बता देना, ठीक है। दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नांकित संगमरमर उत्पादन केंद्रों को अंकित कीजिए। अलवर आपको पता है ये राजस्थान पड़ता है, नागौर, झालोर, राजसमंद, ठीक है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके अनुसार लोहा इस्पात उद्योग किस अनुकूल स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। कोई 3 कारण आपको यहां पर देना है। देखो लोहा इस्पात आपका अनुसार कहां पर स्थापित किया जाता है, ये आप अपनी नोटबुक से देख लेना, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो इसके आंसर मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो बिल्कुल नॉर्मली आंसर हो सकता है। एक तो हमें एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि लोगों को जागरूक करना चाहिए इसके बारे में कि जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित होना चाहिए, जिस प्रकार से जैसे चाइना में हो रहा है। अभी देखो आप ये मत समझना कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, विश्व में भारत का प्रथम स्थान आ चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, लाइव की अपडेट है, भारत का प्रथम स्थान हो चुका है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम एक तरीके से देश हो चुका है। और जनसंख्या वृद्धि रोकने का कारण ये है। दूसरा, निरोध वगैरह हो चुके हैं, ये काफ़ी चीज़ यूज करना चाहिए। दूसरा, लोगों को इनके प्रति एक अभियान चलाना चाहिए या संविधान में लागू किया जाना चाहिए कि हम दो हमारे दो, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मूमडन्स रहते हैं, देखो मूमडन्स अपने जो बच्चे पैदा करने वाली एक तरीके से फैक्ट्री बोल सकते हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये चीज़ समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अभी भी जैसे हिंदू के अगर 2-4 बच्चे मिलेंगे तो मूमडन से कम 10-12 बच्चे अभी भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ है, ये याद रखना। 27 नंबर का है कि वर्तमान में गरीबी निवारण में सहायक 3 कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। गरीबी निवारण में देखो, वर्तमान में गरीबी निवारण में सहायक 3 कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में यहाँ पर पूछ रहा है। देखो भारत में गरीबी निर्धनता के प्रमुख कारण व गरीबी उन्मूलन के उपाय है। देखो गरीबी के कारण और निवारण भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो गरीबी के कारण बढ़ती जनसंख्या हो गई, आपको पता है कि बढ़ती जनसंख्या गरीबी के कारण है। यहाँ पर निवारण पूछा जा रहा है, ठीक है। निवारण चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गरीबी के निवारण हो गया। देखो लघु एवं कुटीर उद्योगों, टेक्सटाइल, कपड़े, हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। रोजगार में वृद्धि करने से गरीबी को नियंत्रित किया जा सकता है। निवारण के एक कारण ये हो गया। दूसरा, गरीबी निवारण की समस्या को केंद्र में रखना आवश्यक है, जिससे इस समस्या को गंभीरता से देखा जाए और इसका निवारण भी किया जाए, ठीक है। थर्ड है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उचित क्रियान्वयन
के माध्यम से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है और गरीबी को नियंत्रित किया जा सकता है। 3 पूछा। चौथा और बता देता हूँ कि सरकार को अकुशल कारीगरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के मानक बनाने चाहिए। इसके अलावा मनरेगा योजना के उचित प्रयोग व संसाधनों का विकास करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। 5 और बता देता हूँ कि आपको 3 ही लिखने, 5 बता देता हूँ कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने से भी गरीबी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि तीव्र आर्थिक विकास से रोजगारों के अवसरों को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। 28वां क्वेश्चन है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप खुद कर लेना। ठीक है, भारत में चावल फसल का वर्णन निम्नांकित शीर्षों के आधार पर करना है। आवश्यक भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं यह है कि इसको एक तरीके से वर्षा ऋतु ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पानी यहाँ पर चावल के लिए बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। उत्पादन, हर चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेना, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, इनके आंसर आप अपनी नोटबुक से मिल जाए। राजस्थान में सतही जल संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? सिंचाई विकास हेतु कोई 6 सुझाव दीजिए। सिंचाई विकास के लिए एक तो ड्रिप सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि बूंद बूंद, यानी बूंद बूंद पौधों तक यहाँ पर पानी पहुँचाना चाहिए, जिससे कि पानी की एक तरीके से बचत हो सके। जनजातियों पर आधुनिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये आपका पेपर था। ठीक है, जो मैंने बता दिया। लास्ट में आपका मानचित्र है, ये आप खुद से देख लेना। ये मानचित्र आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके ऊपर आए थे ना, वो मानचित्र यहाँ पर आपको बढ़ने हैं। ठीक है, ये पेपर था आपका जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। और नेक्स्ट जो पेपर है वो भी आपको ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा, तब तक थोड़ा पेशेंस रखें, वो पेपर भी आपके लिए अपलोड हो जाएंगे। आप पे पढ़ाई करें। ठीक है, आपके साथ खड़ा हूँ, लगातार आप सपोर्ट करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।